आज है 9 दिसंबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के इस एपिसोड में हम देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। आज की सबसे बड़ी सुर्खियों में शामिल है विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुनाव आयोग को दी गई सीधी चेतावनी और हरियाणा चुनाव को लेकर उनके गंभीर आरोप। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस के उस महासंकट की जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं और जिसने एविएशन सेक्टर की पोल खोलकर रख दी है। उधर मध्य प्रदेश में एक मंत्री के भाई के पास से मादक पदार्थ बरामद होने से सियासत गर्मा गई है। साथ ही एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि कैसे सरकारी योजनाओं के नाम पर भाजपा ने चंदा जुटाया। इन खबरों के साथ ही हम सुनेंगे रटगर ब्रैगमैन के उस विचार को जो शराफ्त की साजिश की बात करता है। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं आज का समाचार बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं संसद में गूंजी उस आवाज की जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में सरकार बदलती है तो वे कानून बदलेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों को ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने कानून में बदलाव कर चुनाव आयुक्तों को सुरक्षा कवच दे दिया है ताकि उन पर कोई कार्रवाई न हो सके। राहुल गांधी ने सदन में 3 तीखे सवाल पूछे। पहला ये कि मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से क्यों हटाया गया। दूसरा ये कि चुनाव के बाद 45 दिनों के भीतर सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की अनुमति क्यों दी गई जिसे राहुल ने सबूत मिटाने की साजिश बताया। और तीसरा सवाल ईवीएम की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर को लेकर था। राहुल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां चुनाव चोरी किया गया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला का नाम 22 बार दर्ज था और एक अन्य महिला का नाम 200 बार आया। उन्होंने वोट की चोरी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य करार दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी मुद्दे पर बात करने के बजाय समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है जहां मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि क्या किसी संदिग्ध नागरिक के मामले में चुनाव आयोग को जांच करने का हक है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या जांच पड़ताल की प्रक्रिया आयोग की संवैधानिक शक्ति के दायरे से बाहर है। वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने दलील दी कि चुनाव आयोग के पास किसी को सूची से बाहर करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकता सिद्ध करने का भार हमेशा राज्य पर होता है। फरासत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता पर संदेह है तो वो जांच केवल जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। ये फैसला सिर्फ केंद्र सरकार या विदेशियों के न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है। पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि नागरिकता एक संवैधानिक अनिवार्यता है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से चुनाव पैनल द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा रहा है उसे निष्पक्षता और अनुच्छेद 14 के संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। अब बात करते हैं एक ऐसे खुलासे की जिसने राजनीतिक चंदे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आरटीआई से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ने कथित तौर पर स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता से चंदा इकट्ठा किया। ये खुलासा चेन्नई के वरिष्ठ पत्रकार बीआर अरविंदक्षण द्वारा दायर आरटीआई के जवाबों से हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच भाजपा ने नमो ऐप के जरिए एक फंडरेजिंग अभियान चलाया था। हैरानी की बात यह है कि जब दानदाताओं को सरकारी योजनाओं का विकल्प चुनने के लिए कहा गया तो रसीद में पैसे को पार्टी फंड के रूप में दिखाया गया। जब आरटीआई के जरिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि इन योजनाओं के लिए फंड जुटाने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा कि नमो ऐप से उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड संबद्ध नहीं है। अरविंदक्षण ने इसे नागरिकों के साथ धोखाधड़ी बताया है और चेन्नई पुलिस तथा सीबीआई से जांच की मांग की है। अब नजर डालते हैं उस खबर पर जिसने हवाई यात्रियों की नाक में दम कर रखा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक भारी संकट से जूझ रही है। मनी लाइफ और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द हो रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस संकट की जड़ें साल 2019 में कंपनी के सह संस्थापक राकेश गंगवाल की एक चेतावनी में थीं। गंगवाल ने तब कहा था कि कंपनी का गवर्नेंस पान की दुकान जैसा हो गया है, यानी बिना किसी प्रक्रिया के चलने वाला। आज उनका ये डर सच साबित होता दिख रहा है।
यह मौजूदा संकट मुख्य रूप से पायलटों की थकान और आराम से जुड़े नए सुरक्षा नियमों यानी एफडीटीएल को लागू करने में इंडिगो की विफलता के कारण हुआ है। इंडिगो ने अपनी क्षमता का गलत आकलन किया और पायलटों की कमी के चलते व्यवस्था ढह गई। ब्लूमबर्ग के एंडी मुखर्जी लिखते हैं कि इंडिगो का संकट टू बिग टू टेम यानी इतना बड़ा कि काबू न किया जा सके जैसा बन गया है। सरकार ने अब सख्ती दिखाते हुए इंडिगो को अपनी रोजाना की उड़ानों में 10% कटौती करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि लगभग 230 उड़ानें रोजाना रद्द रहेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि यात्रियों को रिफंड देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। राजनीति और अपराध के गठजोड़ की एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी का नाम सामने आया है। पुलिस ने सतना जिले में एक छापे के दौरान 46 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 9 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। मुख्य आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसे ये ड्रग्स मंत्री के भाई अनिल बागरी ने सप्लाई किए थे। इस घटना के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि क्या डबल इंजन सरकार अब ड्रग तस्करी का मॉडल बन गई है। विवाद बढ़ता देख मंत्री प्रतिमा बागरी ने सफाई दी है कि पुलिस अपना काम कर रही है और अपराधी चाहे किसी का भी रिश्तेदार हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला मोहन यादव सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, खासकर तब जब राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है। आर्थिक जगत की बात करें तो विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से मोहभंग होता दिख रहा है। पीटीआई और एजेंसियों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले सप्ताह में भारतीय शेयरों से 11,820 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। इसका मुख्य कारण रुपये की गिरती कीमत बताया जा रहा है। साल 2025 के लिए कुल निकासी अब 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुकी है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी और मुद्रा संबंधी चिंताओं ने बाजार का मूड खराब किया है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को संभालने की कोशिश की है और भारी खरीदारी की है। 5 दिसंबर को आरबीआई द्वारा दरों में कटौती के बाद विदेशी निवेश में कुछ सकारात्मक संकेत दिखे थे, लेकिन बाजार पर दबाव अभी भी बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती से वैश्विक तरलता बढ़ सकती है, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। साइबर अपराध की दुनिया से एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में पिछले 5 सालों में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के 20,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में पीड़ितों को 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि आरबीआई के नियमों के बावजूद बैंक अक्सर पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार कर देते हैं और जिम्मेदारी ग्राहकों पर डाल देते हैं। इन मामलों में क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, सिम स्वैप और ओटीपी शेयरिंग जैसे तरीके शामिल हैं। एक उदाहरण में एक व्यवसायी महिला ने अपना क्रेडिट कार्ड क्लोन होने के बाद 2.5 लाख रुपये खो दिए, जबकि कार्ड उनके पास ही था। विशेषज्ञ कहते हैं कि वित्तीय प्रणाली की अपनी कमजोरियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस की रिकवरी दर बहुत कम है, जिससे आम नागरिकों को अपनी गाड़ी कमाई गंवानी पड़ रही है। महाराष्ट्र से एक और खबर है जो सामाजिक सौहार्द के लिए चिंता का विषय है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के कल्याण ईस्ट स्थित एक फार्मेसी कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को जुमे की नमाज पढ़ने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि छात्रों ने अनुमति लेकर एक खाली कक्षा में नमाज पढ़ी थी, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद एक दक्षिणपंथी समूह ने कॉलेज में घुसकर छात्रों को परेशान किया। वीडियो में देखा गया कि छात्रों से जबरन उठक बैठक करवाई गई और माफी मंगवाई गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज प्रशासन से मुलाकात कर इस घटना पर आपत्ति जताई है और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा में कमी स्वीकार की है और सीसीटीवी जांच तथा काउंसलिंग का भरोसा दिया है। सामाजिक संगठनों ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें तो भारत और रूस के रिश्तों में एक नया मोड़ आया है। टेलीग्राफ इंडिया में प्रकाशित एक विश्लेषण के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत रूस के लिए एक अनिवार्य आर्थिक भागीदार बन गया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 36 से 38% हो गई है। द्विपक्षीय व्यापार $68 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। विश्लेषण में कहा गया है कि यह रिश्ता अब सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, बल्कि इसमें एक सभ्यतामूलक बदलाव भी दिख रहा है। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गर्मजोशी ने पश्चिमी देशों की उन कोशिशों को नाकाम कर दिया है जो रूस को अलग थलग करना चाहते थे। हालांकि भारत के रणनीतिकार इसे राष्ट्रीय हित और सस्ते तेल की जरूरत बताते हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया इसे वैचारिक नज़दीकी के रूप में भी देख रहा है। और अब अंत में बात करते हैं एक गहरे विचार की। बीबीसी रीथ लेक्चर्स में रटगर ब्रैगमैन ने एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पेश की है, जिसे उन्होंने शराफ्त की साजिश यानी अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ डिसेंसी नाम दिया है। ब्रैगमैन कहते हैं कि जब हम साजिश शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह कुछ बुरा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अच्छाई की भी साजिशें होती हैं।
उन्होंने डेनमार्क का उदाहरण दिया, जहां आम लोगों ने मिलकर हजारों यहूदियों को नाजियों से बचाया था। ब्रैगमैन ने फेबियन सोसाइटी का जिक्र किया, जो 19वीं सदी में ब्रिटेन के कुछ बुद्धिजीवियों का समूह था। उन्होंने हिंसा के बजाय धैर्य और धीमी गति से समाज में बदलाव लाने का रास्ता चुना। उनका मानना था कि समाजवाद को पिछले दरवाजे से आना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और काम के घंटों में सुधार जैसे विचारों को मुख्यधारा में ला खड़ा किया। ब्रैगमैन का कहना है कि आज हमें फिर से एक ऐसे ही ट्रू रेडिकल प्रोग्राम की ज़रूरत है। एक ऐसा समाज जहां अमीर अपना उचित टैक्स दे और सरकार सिर्फ चेक काटने वाली संस्था न होकर बड़े और साहसी जोखिम उठाए। उनका मानना है कि आम लोगों के छोटे समूह अगर साथ मिलकर काम करें तो वे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हरकारा पॉडकास्ट। इन खबरों के जरिए हमने कोशिश की कि आप तक देश दुनिया का हाल सही परिप्रेक्ष्य में पहुंचे। चाहे वो संसद में गूंजती आवाज़ें हों या बाजार का उतार चढ़ाव, हमारा मकसद है आपको हर पहलू से रूबरू कराना। आज के लिए बस इतना ही। हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शोर कम और रोशनी ज़्यादा। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।